हाँ बच्चों, तो अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, तुम्हें याद हो तो फिनॉल में जब हमने उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करे थे, तो फिनॉल में जो OH ग्रुप था दैट इज वेरी वेरी मच एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ध्यान है तुम्हें कि फिनॉल में हमने ऐसे किया था कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि तो जब हम ब्रोमिनेशन करा रहे थे, जैसे ब्रोमीन डाला था, सिंपल ब्रोमीन डाल दिया था हमने पानी में ही, तो हमारे सीधा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बना था। ध्यान है बेटा इस तरीके से कि जो फिनॉल है, तो अगर हम इसमें ऐसे Br2 डालते हैं सीधा ही, ठीक है ना, वाटर कर लें, मतलब जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के या बेंजीन के कंपाउंड्स के, तो अगर हम फिनॉल का वो कराते हैं तो फिनॉल में क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सारी और पैरा पोजिशंस को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि सीधा ही हमारा ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनाता है, ये बनाता है। और ध्यान करो, वहां अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर बनाना था, ध्यान आया हो किसी बच्चे को, यहाँ हम क्या लिखते थे, जिन जिन बच्चों को भी याद आ गया कि यहाँ लिखा था CS2, वेरी गुड, ठीक है। तो CS2 की प्रेजेंस में जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स मिले थे कि ऑर्थोब्रोमो फिनॉल और ऐसे ही पैरा ब्रोमो फिनॉल मिला था। अब देखो सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर फिनॉल की जगह ले क्या, एनिलीन, तो एनिलीन में भी बेटा जो NH2 ग्रुप होता है दैट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग को बहुत एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सीधा यहाँ पर भी हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलता है अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करें, ठीक है। यहाँ पर हम ना थोड़ा सा एसिडिक मीडियम देते हैं जब इसमें इसके हम रिएक्शंस कराते हैं ना, क्योंकि थोड़ा बेसिक नेचर का हल्का सा लाइट मतलब एसिटिक एसिड डाल देते हैं। लिखो मत लिखो, मतलब लिख देते हो तो थोड़ा, क्योंकि कई बार कन्वर्जन्स में लिखा रहता है तो तुम्हें थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए कि एनिलीन की जब हम ऐसी सीधी ब्रोमिनेशन कराते हैं तो थोड़ा सा हम एसिटिक एसिड डालते हैं, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर बेसिक मीडियम में मतलब बजाय कि हम जो अनहाइड्रस AlCl3 अनहाइड्रस जो हमारा क्या है AlCl3 डाल दो, BF3 डाल दो, है ना, कोई भी लविस एसिड हम यहाँ नहीं प्रेफर करते बेटा। क्यों? क्योंकि लविस एसिड डालने से क्या है, ये खुद क्योंकि बेसिक नेचर का है एनिलीन, तो वो लविस एसिड जाकर इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ साल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिर तो ये एक्टिवेट कर ही नहीं पाता रिंग को, साल्ट जो बन जाएगा वो एक्टिवेट नहीं करेगा यहाँ पर, तो फिर रिएक्शन होता ही नहीं है। तो हम इसलिए लविस एसिड नहीं डालते हैं एनिलीन के जब रिएक्शंस कराते हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी एसिटिक एसिड डालकर रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ सीधा हमें तो सीधा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें मिल जाता है। कब? अगर हम यहाँ पर ऐसे सीधा ब्रोमिनेशन करा देंगे। तो अब हमें अगर यहाँ पर चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम ऐसे CS2 नहीं डालते, क्योंकि CS2 के साथ तो एनिलीन दूसरा रिएक्शन शो कर जाता है जो अभी हमने CS2 के देखे थे। तो अब हम यहाँ पर कैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे? समझ में आ रही बेटा बात कि फिनॉल में तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने CS2 डाल दिया था, है ना, थोड़ा स्लो डाउन हो गया था उससे, बट यहाँ पर हम CS2 डालकर ब्रोमिनेशन नहीं कराएंगे। बट अगर अब हमें चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या होता है, देखो बेटा, प्रोटेक्शन करा के फिर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो प्रोटेक्शन को सब ध्यान से समझेंगे क्योंकि वो उसमें कन्वर्जन्स में भी यूज होता है। तो देखो जैसे ये है हमारी एनिलीन, सबसे पहले हम इसका ना एसिटाइलेशन कराएंगे। ध्यान है, अब देखो क्योंकि 2-4 स्टेप चलेंगे तो हम इसलिए इसको सीधा नहीं लिख देंगे इस तरीके से। ध्यान है बेटा, हमने अमीन्स के एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस करे थे, ठीक है। एसाइलेशन हम दो उनके थ्रू रिएजेंट्स के थ्रू करा सकते हैं, एसाइलेशन हम एसिटिक अनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं और एसिड क्लोराइड से भी करा सकते हैं, कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने अनहाइड्राइड लिया, ध्यान करो कि जब हमने एसिटाइलेशन कराई थी, है ना, जब हमने चाहे एसिटिक अनहाइड्राइड डाला चाहे एसिड क्लोराइड डाला, तो जब एसिटाइलेशन कराई थी तो यहाँ पर एक H की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, COCH3। भाई एसिटाइलेशन में हमेशा RCO ग्रुप ही तो आता है ना, तो ये RCO एक ग्रुप आ जाएगा और एक जो इसका RCO और O बचता है, यहाँ से जो H जाएगा तो यहाँ से हमारी एसिटिक एसिड बाहर निकल जाती है, ठीक
डायग्राम। तो इस साइड प्रोडक्ट को अब लिखो मत लिखो, कोई ऐसी जरूरत नहीं क्योंकि अभी आगे चलेगा ये। तो हमने पहले इसको NH2 ग्रुप को चेंज कर लिया NHCOCH3 ग्रुप में, तो ये एसिटाइलिन बन गया हमारा। तो जो एसिटाइलिन बना, अब ये जो ग्रुप है ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर का नहीं है, तो इसमें अब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे। अब जब हम बेटा ब्रोमिनेशन कराएंगे एसिडिन किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, है ना। अभी पीछे बताया था जब हम इनमें ब्रोमिनेशन कराते हैं तो थोड़ी एसिटिक एसिड डाल देते हैं बजाय के लविस एसिड्स डाल देंगे। तो अब जब हम इसकी ब्रोमिनेशन कराएंगे, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर का नहीं है, तो अब हमें ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे जो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बने, पर वो जो डेरिवेटिव बने वो तो बने हैं एसिटाइलिन के, पर हमें तो चाहिए एनिलीन भी। तो अब क्या कराएंगे, कोई बात नहीं, तो पहले इसी के बना लो, ये गाय का तो बालक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उसको वापस से उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हमने एसिटाइलिन के ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बना लिए, अब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस से तुम्हें अगर ध्यान हो तो बेटा कि जो क्या होते हैं, जो यहाँ पर हमारा COCH3 ग्रुप आ चुका है, ठीक है ना बेटा। तो ये जो हमारा ग्रुप यहाँ पर जो इसके हमारे डेरिवेटिव जो एसिटाइल ग्रुप आ चुका है, तो एसिटाइल ग्रुप को हम वापस से ओरिजिनल NH2 में ही चेंज कर सकते हैं बाय इट्स हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा और जो पानी का OH है वो CH3COOH एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगी और ये NHCOCH3 ग्रुप वापस से NH2 में चेंज हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात। तो ये इसका ऑर्थो डेरिवेटिव और ये इसका पैरा डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। अगर हम सीधा डालते ब्रोमिनेशन, ये ना कराते, तो ये जो हमने काम कराया ना, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है। कई बार ऐसे आते हैं ना, बट इज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट तो अपने बेंजीन रिंग को किया है, NH2 से ज्यादा ही परेशान कर रही थी NH2, दिए जा रही है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल लपक कर सारी जगह पर पहुंच जाता है। समझ रहे हो ना कि ये हमारा इसमें इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्रिएट कर देता है कि अगर हम सीधा डालते तो ये इन तीनों जगह पर जाकर अटैक करके जुड़ जाता है। बट अब हमें इसके ज्यादा एक्टिवेट करने के नेचर को अगर हमें क्या करना है, कम करना है, मतलब इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है उससे अगर हमें बेंजीन रिंग को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो हम उसकी एसिटाइलेशन करा देते हैं। एसिटाइलेशन से ये हमारा किसमें चेंज हो जाता है, इसमें एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये एसिटाइल ग्रुप कंटेनिंग जो हमारा एनिलीन एक तरीके से होता है, तो वो हमारा रिंग को कम एक्टिवेट करता है। जब कम एक्टिवेट हो जाएगी तो अब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। पैरा ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अमाउंट में बनेगा क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो ये जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इससे फिर हमें ऑर्थो ब्रोमोएनिलीन और पैरा ब्रोमोएनिलीन मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन कराकर इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं। अब हम इसका दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें एंड दैट इज नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन ध्यान हो बेटा तुम्हें कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं, चाहे किसी का भी करें। तो देखो बेटा, तो जब हम इसकी नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ फिर एक कहानी बिगड़ेगी तो क्या मतलब और ज्यादा कुछ होएगा। तो देखो क्या होगा, ये बात हम इसमें देखेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या होता है, देखो वो एक तमाशे होते हैं, मतलब तमाशे को है क्या, मतलब एक ऑर्थो वाला बनता है, एक पैरा वाला बनता है, पर यहाँ एक और खेल हो जाता है कि यहाँ बेटा वाला भी बन जाता है। ये बहुत कम अमाउंट में बनता है, ये ज्यादा अमाउंट में बनता है पैरा वाला, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब मेटा भी बन जाते हैं तो और यहाँ काफी कम बनते हैं। एक मेटा नाइट्रोएनिलीन भी हमें मिल जाता है। अब मेटा कहाँ से आएगा, मेटा ऐसे आता है बेटा, फिर और हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। देखो चाहिए तो फिर हम सीधा डाल के मिल जाएगा हमें। तो मेटा क्यों आया, क्योंकि तुम देखो ये बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, तो कुछ एनिलीन के मॉलिक्यूल इससे दिए हुए H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एनिलीनियम आयन है ना, ये हमारा कैसा होता है, ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, मतलब रिंग की रिएक्टिविटी को कम करता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो जो रिंग की रिएक्टिविटी को कम करती है, डीएक्टिवेट करती है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर जाती है, तो उनकी सिर्फ बेटा बचती है। तो जो एनिलीनियम आयन में एनिलीन के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, उन पर जब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल NO2, तो वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर। ठीक है बेटा, तो फिर हमें मेटा कंपाउंड्स मिलेंगे। अब पर यहाँ NH2 कैसे आ जाएगा, क्योंकि NH3 पॉजिटिव और NH2 आपस में ना एक दूसरे के में ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं, तो हमें एनिलीन डेरिवेटिव भी मेटा वाले मिल जाते हैं। अब अगर हमें अवॉइड करना है कि हमें नहीं चाहिए मेटा कंपाउंड यहाँ, तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोटेक्शन करा के करा सकते हैं कि पहले इसकी प्रोटेक्शन कराएं, इसको NHCOCH3 में बदल लें, फिर उसकी जब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे। जब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो वो एसिटाइल ग्रुप दोबारा से NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएंगे, सेम एज एन ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन इसका जब हम कराते हैं तो उसमें खाली कंसंट्रेटेड H2SO4 ही डालेंगे। तो जब हम बेटा इसका क्या कराते हैं, सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन से देखो क्या होगा कि सीधा ना साल्ट ही बनेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो देखो अपने आप में वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। जब नाइट्रिक एसिड के साथ डाल रहे थे तो नाइट्रिक एसिड के साथ इन्वॉल्व होकर उसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकालने में बिजी हो गई थी, पर अब यहाँ तो ये खाली है, तो ये सीधा इसके साथ यहाँ रिएक्ट करके बेटा एक साल्ट बन जाएगा। पहले तो ये NH3 पॉजिटिव, एक H आ जाएगा, फिर यहाँ HSO4 नेगेटिव बचेगा। अब ये आपस में रीअरेंज करेगा अपने आप को, ठीक है ना, मतलब रीअरेंज भी ऐसे नहीं करेगा, हम थोड़ा सा गर्म जब करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये साल्ट रहेगा। हीट करने से ना देखो इसका वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होने से यहाँ पर हमारा देखो क्या बनेगा कि इधर हमारा NH2 रह जाएगा और यहाँ पर हमारा SO3H ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। एक सल्फोनिक ग्रुप बन जाएगा और एक हमारा NH2, एक मतलब एसिडिक ग्रुप बन गया और एक बेसिक ग्रुप बन गया। देखो SO, देखो एक O तो निकल गया ना, तो SO3H, और यहाँ पर हमारा एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, ठीक है, और यहाँ वाला जो H है ना वो इसके साथ बन जाएगा, ठीक है, जिसकी जगह जब आएगा तो एक वाटर निकल जाएगा। तो अब ये जो कंपाउंड हमें यहाँ मिला, इसमें एक ग्रुप बेसिक है और एक ग्रुप एसिडिक है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, अभी हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे तो उसमें प्रोटीन्स में भी तुम बेटा ये सेम चीज को पढ़ोगे कि ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स जिनमें विद इन द स्ट्रक्चर ही एक एसिडिक ग्रुप भी होता है और एक बेसिक ग्रुप भी होता है, ठीक है, उसमें इंटरनली ही एक साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। देखो कैसे, एसिडिक H पॉजिटिव दे देगा और बेसिक ग्रुप H पॉजिटिव ले लेगा, विद इन द स्ट्रक्चर ही रीअरेंजमेंट हो जाती है। ऐसे इक्विलिब्रियम आया रहता है कि इसने H ले लिया तो ये NH3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इसने H छोड़ दिया तो ये SO3 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो इंटरनली ही एक साल्ट बन गया तो उसको हम इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। और ऐसे आयंस जिसमें कि मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ये केटायन और एनायन थोड़ी दूरी पर बन रहे हैं, तो ऐसे आयंस को हम ज्विटर आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन, ठीक है। तो देखो इसकी स्पेलिंग इस तरीके से होती है, तो यहाँ पर एक ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ध्यान हो तो बेटा, अब क्योंकि लास्ट यूनिट ऑर्गेनिक की चल रही है, तो जितने भी ऑर्गेनिक के यूनिट्स में हमने पढ़ा था तुमने देखा होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे 5 थे, याद करो, क्लोरोबेंजीन से हेलोजिनेशन, जैसे हमने ब्रोमिनेशन को देखा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, 5 होती है ना। तो यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन ये शो नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम अनहाइड्रस ClCl3 को डालते हैं, लविस एसिड, तो वो लविस एसिड जैसे ही डालते हैं वो जाकर एनिलीन का जो NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सीधा उसके साथ रिएक्ट करके और इस तरीके से देखो क्या बना लेते हैं कि अगर हमने इसमें अनहाइड्रस ClCl3 डाल दिया, फिर चाहे बेशक तुम कुछ डालते रहो वो रिएक्ट ही नहीं करने वाला, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा कि भाई ये AlCl3 इसके साथ एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। या हम सीधा ऐसे बॉन्ड दिखा के इस पर पॉजिटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये एक तरीके से साल्ट बन जाएगा यहाँ पर हमारा। जब लविस एसिड हम डालेंगे तो वो साल्ट फिर रिएक्शन शो आगे नहीं करेगा, तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन एनिलीन शो नहीं करते। ये इसमें लिखा नहीं हुआ है, तो पर तुम इस चीज को कहीं लिख लेना, और अगर जरूरत हो तो बेशक मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हें लिख कर दे दूंगी, ठीक है। कि मैं बोल रही हूँ उस चीज को तुम लिख भी सकते हो कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आर
नॉट शोन बाय एनिलीन। क्यों बेटा? बिकॉज द लवेस्ट एसिड अनहाइड्रस AlCl3 यूज फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन गेट रिएक्ट विद एनिलीन through the lone pair of nitrogen, ठीक है, and salt formation occurs and that salt formation एक तरीके से can't show electrophilic substitution reactions, ठीक है बेटा। तो अनहाइड्रस AlCl3 जब एनिलीन के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाता है तो फिर वो फर्दर आगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन शो नहीं कर पाता क्योंकि साल्ट बन जाता है, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में? तो ये हमने इसके रिएक्शंस हमारे कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, इसमें अब हम कुछ टेस्ट और देखेंगे अमीन्स के कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत कॉमन टेस्ट है और इम्पॉर्टेंट है, अलग से ही मेंशन है बेटा तुम्हारे सिलेबस में कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स 3 नंबर में आ जाता है पूरा, ठीक है। तो उसको हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो व्हाट इज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में ना जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है और उसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। तो कोई ऐसे पूछे व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो सिंपल स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि बेंजीन बना लो, एक सल्फोनाइल ग्रुप बना लो और एक क्लोरीन लगा दो, तो दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो अब हम ले प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो देखो पहले एक H और एक Cl, यहां से एक HCl निकल जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ना बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो चलो होता ही है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH हम मतलब इसमें 2 बार डालते हैं, पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालेंगे फिर KOH डालेंगे, तो दोनों मिलकर एक तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट होते हैं, मिलकर पूरा, क्योंकि हिंसबर्ग टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, पहले एक डालते हैं फिर KOH डालते हैं, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बट अगर ऑप्शन में आए तो फिर खाली यही आए तो उसी को हम टिक कर देंगे, प्लस एक्वस KOH। हम एक्चुअली दोनों यूज करते हैं इस टेस्ट में। तो पहले हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, प्राइमरी अमीन देखो ऐसे HCl निकाल देगा और देखो यहाँ पर एक कंपाउंड हमारा बना दिया। ऐसे कैसे बना देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये N के साथ एक H है और ये कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा प्राइमरी अमीन अगर है तो, ठीक है ना। अब इसमें हम जब एक्वस KOH डालेंगे तो क्योंकि इसके पास अभी एक H और है तो यहाँ से देखो ऐसे वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर एक साल्ट बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। शॉर्ट में भी तुम इस टेस्ट को लिख सकते हो, अगर कम नंबर में आए तो मैं बता दूंगा कैसे। तो देखो इसमें ये एक नेगेटिव आयन बना और ये भी एक ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ जाए, तो ये कंपाउंड बना। तो प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके फिर एक्वस KOH में घुल जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अमीन को अगर हम देखा तो सेकेंडरी अमीन लगा के देखो एक H यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ एक CH3 लग जाएगा। अब यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो सेकेंडरी अमीन के केस में देखो क्या होगा, ये कंपाउंड तो बन जाएगा, मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ तो रिएक्शन शो हो जाएगा, पर जैसे ही हम एक्वस KOH डालेंगे तो एक्वस KOH के साथ फिर सेकेंडरी अमीन रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब पहले हमारा एक डेरिवेटिव तो बनेगा, एक सॉलिड सा बनकर नीचे बैठ जाएगा, पर फिर वो एक्वस KOH डालने के बाद घुलेगा नहीं सेकेंडरी अमीन में। और टर्शियरी अमीन की अगर हम बात करें तो टर्शियरी अमीन में तो तुम देखो कि यहाँ पर भी नहीं है, तो टर्शियरी अमीन तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रही है बेटा बात? तो हम बड़े आराम से इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। कि 3 हमारे पास टेस्ट ट्यूब में है, तीनों में हमने क्या डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, 2 में ऐसे व्हाइट व्हाइट सा बनकर नीचे बैठ जाएगा, तो अब उसमें एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, जिसमें वो बताई नहीं व्हाइट व्हाइट क्लियर है कि वो तो टर्शियरी है, ठीक है। अब हम उन दोनों में एक्वस KOH डालेंगे तो जिसमें वो व्हाइट व्हाइट सा बना घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, वो प्राइमरी है, जिसमें डिसॉल्व नहीं होगा वो हमारा सेकेंडरी है।
तो तुम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। टेस्ट बना के ऐसे रिएक्शंस लिखकर लिखना चाहो लिख सकते हो। सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड एंड देन सोल्यूबल इन एक्वस KOH, और सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड बट इज इनसोल्यूबल इन एक्वस KOH, और टर्शरी अमीन कांट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। तो ऐसे भी हम इस टेस्ट को मतलब लिख सकते हैं, एक बात बता सकते हैं। देखो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। तो ये हिंसबर्ग हमारा टेस्ट इंपॉर्टेंट था। फिर देखो कार्बेल अमीन से हम प्राइमरी अमीन्स को टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई प्राइमरी है कि नहीं है। कार्बेल अमीन रिएक्शन क्या करा था जिसमें आइसोसाइनाइड्स बने थे, तो उनकी स्मेल बड़ी गंदी होती है, सिर्फ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनते हैं। तो हम क्या करें कि भाई हम कार्बेल अमीन वाला टेस्ट करें, ठीक है, कि हम उसमें KCN डालेंगे, KOH डालेंगे, तो वो डालने से अगर गंदी सी स्मेल आ रही है तो वो प्राइमरी अमीन है, अगर नहीं आ रही तो फिर वो सेकेंडरी या टर्शरी में से कोई है, ठीक है। एक हमारा एजोडाई टेस्ट भी होता है, तो एजोडाई टेस्ट हमारे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन शो करते हैं, क्योंकि पहले हम उनको डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करके फिर उनका रिएक्शन हम फिनॉल के साथ भी कर सकते हैं, एनिलीन के साथ भी कर सकते हैं। तो वो एक नेम रिएक्शन भी है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। देखो मैं दिखा देती हूँ, वो तुम्हारे नोट्स के ना लास्ट पेज पर होगा। लास्ट पेज तुम्हारा देखो ये रहा, देखो। तो ऐसे मत सोचना कि उसके बाद यूनिट नहीं है, पर ये कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसको तुम्हें करना है कि कपलिंग रिएक्शन सिर्फ कौन शो करते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में पहले नाइट्रस एसिड डालकर हम डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे, फिर वो डाइजोनियम साल्ट फिनॉल के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, एनिलीन के साथ भी रिएक्ट करके डाइज बनाते हैं, ठीक है। डाइज मतलब कपड़े पे चढ़ाने वाली, वो एजो डाइज होती है। एजो जो वर्ड होता है ना, एन डबल बॉन्ड एन कहीं आती है तो हम एजो वर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो रंग चढ़ाने वाले हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, और क्योंकि उनमें एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप होता है तो उनको एजोडाइज कहते हैं। तो एजोडाइज की फॉर्मेशन कौन कर सकते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ही डाइजोनियम साल्ट बना सकते हैं, और कोई तो डाइजोनियम साल्ट बना नहीं सकता, ठीक है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डाइजोनियम साल्ट बनाकर फिर फर्दर डाई की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो इससे भी हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट है दैट इज एजोडाई टेस्ट, पर हम उसके रिएक्शन को भी देखेंगे, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, द लास्ट रिएक्शन ऑफ योर होल ऑर्गेनिक, ठीक है। तो उस वाले रिएक्शन को मैं तुम्हें यहाँ बता भी देती हूँ, तो दैट इज कपलिंग रिएक्शन। याद भी कर लेना बेटा, आ जाता है, कई बार आया हुआ है। कपलिंग रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन, कार्बेल अमीन रिएक्शन, और जो क्या है तुम्हारा जो बीच बीच में हमने हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन है तुम्हारा बेटा, और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारे इसके जो नेम रिएक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आई भी हुए हैं कई बार, तो इनको कर लेना। तो कपलिंग रिएक्शन को हम देखेंगे। तो कपलिंग रिएक्शन बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का होता है। तो इसमें हमारा बेटा फिनॉल के साथ भी रिएक्शन शो होता है। देखो जब फिनॉल के साथ शो होगा ना, तो जो OH का पैरा पोजीशन वाला H है वो यूज होगा। अच्छा, सेम देखो साथ साथ करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट कपलिंग रिएक्शन जैसे फिनॉल के साथ शो करता है, ऐसे ही एनिलीन के साथ भी शो करता है। तो एनिलीन का NH2 वाला ग्रुप यूज होगा इन दैट रिएक्शन, मतलब इसको हम यहाँ पर NH2 को इधर लिखेंगे, फिनॉल जब लिखेंगे तो OH को इधर लिखेंगे। और ध्यान देने वाली बात है, लो टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब एक आध फालतू में लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रहे क्योंकि तुम्हें ध्यान हो तो बेटा फिनॉल एसिडिक होता है। फिनॉल एसिडिक होता है तो यहाँ हम बेसिक मीडियम देंगे, एनिलीन बेसिक होता है तो यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम देंगे फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन देखो क्या होगा, सिंपल कि यहाँ से हमारा ये HCl निकल जाएगा, और देखो N डबल बॉन्ड N ग्रुप आएगा, ठीक है। लो टेम्परेचर हम इसलिए रखेंगे, इससे हाई करते ही ना ये टूट के N2 गैस निकाल देगा, तो फिर रिएक्शन लीक होगा। तो इसलिए लो टेम्परेचर पर ही हमारी डाई बनेगी। तो एक एरोडाई ये बनी, देखो ये ग्रुप आ गया ना इसमें। ऐसे यहाँ पर भी देखो एक HCl निकल जाएगा, और यहाँ इस तरीके से पहले रिएक्शन तो होगा, ठीक है। देखो ये N डबल बॉन्ड N ग्रुप आ गया, ये N जब इस NH के साथ फिर बॉन्ड बनाएगा, और पहले तो ये कंपाउंड बना,
पर ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, ठीक है। ये NH यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ के H को निकालकर NH2, फिर सेम इसी तरीके का ही कंपाउंड बनेगा, पर रिएक्शन पहले इस H के थ्रू होगा, तो इसलिए हम पहले इसको लिख देते हैं। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अपने आप को रीअरेंज करके देखो इसमें बदल देगा, ये N डबल बॉन्ड है अपना एजो ग्रुप आ गया, और इस तरीके से, और ये NH2 इधर आ जाएगा फिर, ठीक है। ये NH इधर पहुंच जाएगा, यहाँ से जो H जाएगा तो NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एजोडाई। तो ये कपलिंग रिएक्शंस हैं, तो एक फिनॉल का और एक एनिलीन का, ठीक है बेटा। यूनिट इज ओवर। बट अब देखो इसमें मैं कुछ 2-4 चीजें इसमें तुम्हें थोड़ा उन पर रोशनी डालना चाहूंगी। देखो ध्यान से देखना, ये डाइजोनियम साल्ट के ना केमिकल रिएक्शंस हैं। ये पेज तुम्हें अपने ऐसे नोट्स में मिलेगा। वैसे तो अब डाइजोनियम साल्ट देखो तुम्हारे नहीं है सिलेबस में, ठीक है, पर इसमें जो रिएक्शंस है ना बेटा, ये कन्वर्जन्स में यूज होते हैं, और इनमें से काफी तुम ऑलरेडी कर चुके हो। हेलो एल्केन, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, देखो डाइजोनियम साल्ट के ही थे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये देखो सैंडमेयर रिएक्शन है कि जिसमें क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है। ये हमारा ये भी सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन रिप्लेस होगी, ब्रोमोबेंजीन मिल रहा है। फिर ऐसे ही साइनो कंपाउंड्स भी बनते हैं, वो भी सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन होते हैं। जैसे वहां CuBr यूज कर रहे थे, हम CuCN अगर यूज करेंगे तो हमारा यहाँ ऊपर CN ग्रुप आ जाएगा। तो इसलिए तुम एक बार देख सकते हो इनको, इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, क्योंकि तुम कर चुके तो आराम से कर जाओगे। ऐसे देखो एक HBF4 वाला मैंने तुम्हें लिखवाया था, अगर किसी ने नहीं लिखा तो यहाँ से लिख लेना, उसको बाल्च-सैचमैन रिएक्शन कहते हैं। जब HBF4 डालते हैं तो हमारा पहले BF4 नेगेटिव आ जाता है Cl नेगेटिव की जगह, अगर हम डाइजोनियम साल्ट लें। फिर उसको जब गर्म करते हैं ना, तो BF3 और N2 निकलकर यहाँ पर फिर फ्लोरोबेंजीन मिल रहा था। तो ये भी कर चुके हो। Ki वाला भी कर चुके हो, Ki के साथ गर्म करते तो आयोडोबेंजीन बनता है। एक फिनॉल का भी कर चुके हो तुम। अभी देखो जब हमने डाइजोटाइजेशन किया था तो मैंने कहा था अगर 278 केल्विन से हम टेम्परेचर ज्यादा कर दें और पानी डाल दें तो डाइजोनियम साल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फिनॉल में, ठीक है। जिसने भी बताया गुड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम पानी डाल देंगे और टेम्परेचर हम ऊपर हल्का सा ज्यादा कर देंगे तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है उसमें। बाकी नीचे के इतने ये दोनों नहीं है, इन दोनों को छोड़ सकते। ऊपर वाला तुम कर लेना बेटा जरूर, वो पहले कभी नहीं आया है, पर वो क्या है, दैट इज कॉल्ड डीएमिनेशन। मैं उसको यहाँ बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो देखो डीएमिनेशन में बेसिकली क्या होता है ना, सिलेबस में देखो कुछ चीजें नहीं होती हैं, बट वी कांट से कि भाई वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एनिलीन तो सिलेबस में है। तो एनिलीन से ही डाइजोनियम साल्ट बनता है। अब डाइजोनियम साल्ट से अगर हम बेंजीन बना रहे हैं तो बेंजीन तो हमारा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक की माँ बाप सब है। उस अगर वो किसी रिएक्शन में आ रहा है तो हाउ कैन वी अवॉइड दैट? हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सिलेबस में नहीं है ना, अगर कुछ आ जाए तो देखो एक रिएक्शन होता है डाइजोनियम साल्ट का, दैट इज कॉल्ड डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन का बेसिकली तो मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है। तो अब देखो NH2 ग्रुप से ही तो हम डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं कि हमने इसमें क्या डाला, नाइट्रस एसिड डाली, ठीक है। टेम्परेचर हमने 2 रखा, हमें क्या मिल गया, पहले मिला डाइजोनियम साल्ट। अब इसके बाद का रिएक्शन तुम्हारा नोट्स के स्टेज पर हो रहा है, तो अभी मैंने तुम्हें सबसे ऊपर वाला फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें अगर हम बेटा डालते हैं H3PO2, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 अगर हम डालते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है या शायद ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है इसका नाम, थोड़ा मुझे नाम में कंफ्यूजन है, बट फॉर्मूला H3PO2, ठीक है। और कॉपर आयन की प्रेजेंस में ये दोनों हमें रिएजेंट का ध्यान रखना है डीएमिनेशन में, कि जब हम कॉपर पॉजिटिव की प्रेजेंस में किसको डालते हैं, H3PO2 को डालते हैं, और एथेनॉल भी डाल सकते हैं। H3PO2 की जगह एथेनॉल भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो एथेनॉल या H3PO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, पानी रहता ही है सोल्यूशन में, ठीक है ना। तो पानी को लिखो मत लिखो। तो जब हम ये डालते हैं ना तो ये पूरा ग्रुप चला जाता है और हमें बेंजीन मिलती है। तो NH2 ग्रुप का पूरा चला जाना देखो गया ये डालने से, तो इस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन कहते हैं, ठीक है। साइड प्रोडक्ट को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें बस ये ऐसे याद रखना है कि कहीं अगर हमें
मान लो अमीनो ग्रुप को खत्म करना है किसी कन्वर्जन में, तो पहले उसकी डाइजोटाइजेशन कर दो, फिर उसमें H3PO2 कॉपर आयन की प्रेजेंस में डाल दो, तो NH2 ग्रुप पूरा चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है, और देखो साथ में HNO भी निकलेगा, पानी वानी भी बन जाएगा, है ना, या HCl निकल जाएगा, पानी को यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब एनिलीन का बेंजीन में कन्वर्ट हो जाना, NH2 ग्रुप का खत्म हो जाना, उसको हम डीएमिनेशन कहते हैं, जिसके लिए हम पहले उसकी डाइजोटाइजेशन करते हैं, फिर हम उसकी क्या करते हैं, उसमें H3PO2 और कॉपर आयन डालते हैं, तो वो NH2 ग्रुप पूरा निकल जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। तो अब ये यूनिट तुम्हारी खत्म है। अब देखो मैंने इसमें ना इसके कुछ कन्वर्जन्स कर रखे हैं, ये तो टाइम भी ज्यादा हो गया वीडियो का, तो मैं जल्दी से ना बेटा तुम्हारे साथ इसमें एक कन्वर्जन डिस्कस करती हूँ, एक कन्वर्जन मैं करके दिखाती हूँ, बाकी अब तुम खुद ट्राई करना बेटा, देखना करोगे ना तो बड़े अच्छे से समझ में भी आने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ट्राई कर रही हूँ, बाकी करके देखना, मतलब पहले सॉल्व को ही करके देखो, और नहीं तो पहले अपने आप ट्राई करके देखो। एक मैं जैसे समझा रही हूँ कर सको तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, जब हम मिलेंगे मैं तब तुम्हें इनको और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो एक कन्वर्जन मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ। देखो बेटा, जैसे उसमें तुम्हें देगा कि भाई इससे ये बनाओ, देखो ये पैरा टोलिडीन होता है, देखो टोलिडीन CH3 होता है ना, और एनिलीन हमारा NH2 होता है, तो पैरा पोजीशन पर अगर ये दोनों ग्रुप लगे हो तो दिस इज कॉल्ड पैरा टोलिडीन। ठीक है, तो पैरा टोलिडीन से वो ये कह रहा है कि बनाओ मेटाब्रोमोटोल्विन। क्या बनाना है, देखो बेटा वो कह रहा है बनाओ मेटाब्रोमोटोल्विन। अब यहाँ पर बना लो। अब देखो मेटाब्रोमो मतलब कि इसके मेटा पोजीशन पर हमें क्या लाना है, ब्रोमीन को लाना है। तो अब हम यहाँ कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब अगर हमें यहाँ पहुंचना है, इस पोजीशन पर ब्रोमीन लाना है, तो ये इसकी ऑर्थो है, इसकी मेटा है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हम ब्रोमीन ला सकते हैं, NH2 की ब्रोमिनेशन करा दें। पर अगर सीधा ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ध्यान करो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा, पैरा पे नहीं आ सकता क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है। पर हमें दोनों ऑर्थो पर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक ऑर्थो पर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसकी प्रोटेक्शन कराएंगे। ध्यान करो, बताया था ना बेटा, एसिटिक अनहाइड्राइड डालकर पहले हम इसकी प्रोटेक्शन कराएंगे। प्रोटेक्शन से ये किसमें बदल जाएगा, यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, ये NHCOCH3 बन जाएगा। अब यहाँ पर अब हम इसकी करा देंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन देखो ध्यान करो, मैंने बताया था एसिटिक एसिड डालकर कराते हैं, तो अब खाली एक पोजीशन पर ही आएगा, तो CH3 यहाँ पर ये हमारा NHCOCH3। ठीक है, ये तो एज इट इज है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अब आ जाएगा ब्रोमीन। पर अब हमें इस ग्रुप को तो खत्म करना है। अब इस ग्रुप को बेटा कैसे खत्म करेंगे कि इसकी अब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये वापस से NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब ये वापस NH2 में चेंज हो जाएगा, फिर हम इसकी क्या कर देंगे, डाइजोटाइजेशन, कि हम इसमें क्या डाल देंगे बेटा, नाइट्रस एसिड डालेंगे और हम टेम्परेचर लो रखेंगे। इसके डाइजोटाइजेशन या खाली डाइजोटाइजेशन वर्ड भी लिख सकते हो, इनकेस तुम बेटा भूल जाओ अगर रिएजेंट तो लिख दो खाली डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन लिखकर यहाँ पर ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर हम इसकी करा देंगे डीएमिनेशन, खाली डीएमिनेशन वर्ड भी लिख सकते हो, नहीं तो रिएजेंट लिख दो कि कॉपर पॉजिटिव और H3PO2 डालेंगे तो ये ग्रुप खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ब्रोमीन चलता आ रहा था, उसको छोड़ना नहीं है, देखो मैंने भी छोड़ दिया, तो छोड़ना नहीं है, तो ये ग्रुप खत्म होते ही हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। तो देखो ऐसे ये स्टेप्स फॉलो करके हमने पैराटोलिडीन से मेटाब्रोमोटोल्विन बना लिया। तो इस तरीके से मैंने इसमें 4 और कन्वर्जन्स डिस्कस कर रखी हैं। बेशक पहले एक को और उसमें से देखकर समझ लो, फिर अगली पर ट्राई करो। यही रिएक्शंस घूमते रहते हैं, डीएमिनेशन, डाइजोटाइजेशन, कहीं पर रिडक्शन भी यूज हो जाता है कि NO2 ग्रुप आ गया। ठीक है, जैसे अगला तुम करोगे ना कन्वर्जन तो उसमें NO2 ग्रुप है, तो अब हमें चाहिए NH2 ग्रुप, क्योंकि डाइजोटाइजेशन है, डीएमिनेशन है, सब हम NH2 से ही करा सकते हैं। तो NO2 को NH2 में बदल लो उसकी रिडक्शन करके। देखो हमने जब प्रिपरेशन करी थी किसकी, अमीन्स की, तो उसमें हमने देखा था कि NO2 ग्रुप आराम से NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसकी रिडक्शन कर देते हैं। तो पहले रिडक्शन से हम उसको NH2 में बदल लें, फिर उसके बाद हम कोई भी काम करा सकते हैं। क्लियर बेटा, अरे बस समझ में। तो कहीं कहीं बेटा डाइजोटाइजेशन में ना ऐसे भी ध्यान रखना, HNO2 नहीं लिखा रहता, NaNO2 और HCl लिखा रहता है, क्योंकि NaNO2 और HCl मिलकर HNO2 तुरंत बना लेते हैं।
इसलिए हम नाइट्रस एसिड इतनी स्टेबल नहीं होती, तो हम कई बार NaNO2 और HCl का मिक्सचर डाल देते हैं, तो उससे HNO2 रिएक्शन में मिल जाता है। तो किसी किसी स्टेप में तुम्हें HNO2 की जगह ये लिखा मिल जाएगा, तो उससे बेटा परेशान मत होना, ठीक है बेटा। तो ट्राई करना। अब अमीन्स के टेस्ट के लिए किस दिन के लिए तैयार हो, मैं पूछ लूंगी, और बेटा प्लीज तुम सब ना रिस्पॉन्ड किया करो। मैं ग्रुप में कुछ भी पूछूं तो वो रेस्पॉन्स ग्रुप में ही दिया करो, जब तक तुम्हारे को इंडिविजुअल अगर प्रॉब्लम नहीं है। सब रेस्पॉन्स दिया करो, उससे बेटा सब एक दूसरे से तुम मोटिवेट रहोगे कि भाई देखो वो भी कर रहा है, वो भी देख रहा है, तो मैं भी देख लूं, ठीक है बेटा। तो ग्रुप में प्लीज बेटा सब रेस्पॉन्ड किया करो, कोई भी बात होती है, किया है नहीं किया है, ठीक है, जो भी बात है।